भैया क्लियर है क्या ये वाला क्वेश्चन आपको? अरे क्वेश्चन क्लियर है कि इनिशियली ये बॉल कहाँ पे थी? h हाइट पर थी और यहां से इसको ड्रॉप कर दिया और आपसे पूछा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा। मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पर इस बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो थी और फाइनल भी जीरो। अगर ऐसा रहा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। कोई सूडो फोर्स नहीं है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो WC को क्या लिख दिया? माइनस डेल्टा यू, ये इक्वल टू जीरो आया। यहां से क्या आया? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और ऐसा किया तो आपने देखा कि इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी वो सिर्फ इसके पास कौन सी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। अगर हम फाइनल बात करें तो रेफरेंस लेवल से x नीचे आ चुका है, तो इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस mgx। और स्प्रिंग भी कंप्रेस हुई तो प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। यू विल गेट इन क्वाड्रेटिक इन x, और क्वाड्रेटिक इन x आ गया तो उसको सॉल्व कर लेंगे, ये कोई मुश्किल काम नहीं। आगे देखो जरा और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है, एक कोई पार्टिकल है, लेट अस से कि वो, इसका मास ले लो 2 किलोग्राम है, मास ले लो 2 किलोग्राम है, वो 10 मीटर की हाइट से क्या हो गया? इट इज रिलीज्ड। 10 मीटर की हाइट से क्या कर दिया? उसको रिलीज कर दिया। यहां से रिलीज कर दिया, ये यहां नीचे आ गया और यहां से ये फिर से वापस लेटेस्ट से कि कितना 2 मीटर फिर यहां पे जंप करके यहां आ गया। इस टाइम पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी पूछ सकता है या काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है? ये सवाल है। क्या मुझे इस यहां से और बीच में ये कैसे आया वो जानने की जरूरत है क्या? मुझे वो सब जानने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये मेरे लिए कौन सा पॉइंट है? इनिशियल पॉइंट। अरे कौन सा पॉइंट है? इनिशियल पॉइंट। और ये वाली जो पोजीशन है आपकी, ये कौन सी पोजीशन है? फाइनल पोजीशन है। क्या यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स के अलावा और कोई फोर्सेस लग रही हैं क्या? नो। इसका मतलब कौन सी इक्वेशन लगाई जाए? इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल बराबर फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। ठीक बात है। इनिशियली तो आपने रिलीज किया तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। क्या इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है? बिल्कुल है। मैं इसको रेफरेंस लेवल ले लेता हूं और इसकी u की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? m इंटू जी इंटू एच बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ मास, मुझे पता ही नहीं इसका कितना दे रखा है, इंटू वी स्क्वायर। इस पॉइंट पर इसकी हाइट कितनी है? 2 मीटर। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? m इंटू जी इंटू एच। So you will get v square is equal to 200 minus 40. 200 minus 40 कितना हो गया आपका? 160। तो v की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? अंडर रूट ऑफ 160 मीटर पर सेकेंड। आइडिया ये कि बीच में क्या प्रोसेस हुआ मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन।
ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, नेचुरल लेंथ में ब्लॉक को यहां रखा हुआ है। नाउ दिस ब्लॉक इज रिलीज्ड, नाउ दिस ब्लॉक इज रिलीज्ड, इस ब्लॉक को आपने यहां से क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सटेंशन, फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सटेंशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा ये आपको बताना है। ये देखो बेटा जैसे ही आप इस ब्लॉक को क्या करोगे, रिलीज करोगे, तो ये वेट के कारण से कहा जाएगा नीचे की तरफ जाएगा। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन पर इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, 0। पहली बात तो कि बेटा ये जो पोजीशन है आपकी, ये पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन है। ये क्वेश्चन आपका नीट के अंदर आया हुआ सवाल है कि इसमें मैक्सिमम क्या पूछा है, मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा। तो भाई देखो एक तरीका तो बच्चे जो करते हैं वो क्या करते हैं कि सर मैक्सिमम एक्सटेंशन पे क्या होगा, mg ये लग रहा है और kx ये लग रहा है, दोनों बराबर हो जाएंगे और mg बराबर क्या होगा kx, और x की वैल्यू क्या आ गई, mg डिवाइडेड बाय k, ये आ गया। ये नहीं करना, ये गलत है। आपने किसको, हाँ एक सवाल ऐसा भी आया हुआ है, अगर यही सवाल में आपसे पता क्या पूछते, फाइंड, ये कर लो, चाहिए एक क्वेश्चन अलग से नोट कर लो ये कि ये वाली चीज़ क्या है, अभी अलग से कर लेंगे। ये आंसर कब आना चाहिए था आपका, जब आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड आउट द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में कहे, क्योंकि आपने कौन सी कंडीशन लगाई है, आपने मैक्सिमम एक्सटेंशन की कंडीशन नहीं लगाई। क्या पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रेस्ट पे हो, ये जरूरी है क्या? अरे कोई पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो भी तो वो कहाँ पर है, इक्विलिब्रियम में, तो भी वो कहाँ पर है, इक्विलिब्रियम में। यानी कि बिल्कुल ऐसा हो रहा होगा सर कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अपनी पोजीशन को क्या करके जाएगा, ओवरशूट करके जाएगा। ये जो पोजीशन आई है, ये जो x की वैल्यू आई है, दिस इज द एक्सटेंशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आई है। मैक्सिमम कंप्रेशन पर तो, मैक्सिमम इलोंगेशन पर तो क्या जीरो होना चाहिए, उस पार्टिकल की वेलोसिटी, वरना वो और आगे जाएगा तो स्प्रिंग को भी और आगे लेकर जा रहा होगा। तो फिर से क्या कंडीशन लगाएंगे, एट मैक्सिमम कंप्रेशन वेलोसिटी क्या होगी, 0। मैं कहता हूं ये आपकी नेचुरल लेंथ थी इतनी, नेचुरल लेंथ से उसको आपने कितना आगे और चला दिया, x आगे चला दिया, x आगे चला दिया। इस x की वैल्यू बतानी है अपने। देखो बेटा यहां पे आके इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। क्या इस ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी भी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी भी, इट मीन्स डेल्टा के इज 0, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या ये बात लिखना बिल्कुल सही है कि सर माइनस ऑफ डेल्टा यू बराबर 0, कोई नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और कोई सूडो फोर्स नहीं है। तो भैया यहां से तो फिर ये लिख दो, यू आई बराबर यू एफ। रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, रेफरेंस लेवल किसको ले लें, रेफरेंस लेवल इसको ले लेते हैं। रेफरेंस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी 0। इनिशियल, यहां पे आपको ध्यान रखना होगा बेटा, जब भी स्प्रिंग, वर्टिकल स्प्रिंग के सवाल आए, वर्टिकल स्प्रिंग के केस में क्या दिक्कत है कि आपको दोनों पोटेंशियल एनर्जी देखनी होंगी। कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, एक तो ग्रेविटेशनल और दूसरी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियली स्प्रिंग में तो कोई इलोंगेशन है नहीं, और ये ब्लॉक भी अपने रेफरेंस लेवल पे तो 0। अरे इनिशियली ना स्प्रिंग एनर्जी है ना कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये बात समझ में आती है क्या, बराबर।
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल देखो बेटा, ये ब्लॉक अपने रेफरेंस लेवल से नीचे गया है क्या? इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए क्या? -mgx और प्लस क्या हो जाना चाहिए? ½ kx²। इसको जब सॉल्व करोगे यू विल गेट mg/2k। इस क्वेश्चन का आंसर ये आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। तो इसमें क्या पूछा था? एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम पोजीशन दैट विल बी mg/k, लेकिन मैक्सिमम इलोंगेशन दैट विल बी mg/2k। सॉरी उल्टा लिख दिया ना, मैं वही सोचूं कि ये तो वैल्यू कम आई है उससे। 2mg/k, सॉरी 2mg/k, 2mg/k। करो जल्दी से, करो इस क्वेश्चन को, नोट कर लो जल्दी से। क्या करूं? क्या कह रहे बेटा? क्या वर्क डन वाला? इज इक्वल टू, वही तो है यार। क्या कह रहे हो? तो फिर आप क्या लिखोगे? आप क्या लिखोगे? वो वर्क डन में क्या लिखोगे? mg इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। तो और क्या लिखेगा? वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? अरे वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? क्या आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालने में तकलीफ है क्या? आप सोचे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो चीज़ों को आसान करने के लिए बनाई गई, आपको तो बीच का सिस्टम देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको किसी का वर्क डन निकालने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ क्या देखना है कि इनिशियली क्या था, फाइनली क्या था। यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस एक लाइन के आंसर को लिखने में कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको। भाई ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, मुझे ये बताओ आप, कि जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, क्या एक सवाल को सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं? क्या मेरी ये जिम्मेदारी है कि आपको सबसे आसान तरीके से समझाया जाए? वही समझा रहे हैं, वही, उसी से एक ही क्वेश्चन से आपको मल्टीपल क्वेश्चंस करने हैं। आपको मल्टीपल टेक्निक से क्वेश्चंस नहीं करने बार बार कि कभी इस सवाल में ये अप्रोच लगा रहा हूँ, इसमें ये लगा रहा हूँ। आप तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे यार। एग्जाम में सवाल गलत एक ही कारण से होता है, व्हेन यू स्टक इन कंफ्यूजन। जैसे कोई कंफ्यूजन आई कि यहाँ पे पॉजिटिव लूँ कि नेगेटिव लूँ, समझ लेना सवाल गलत होने की संभावनाएं हो गई हैं। वो कब नहीं हो सकती? जब आपने एक ही तरीके की क्या कर रखी हो, मल्टीपल बार बार प्रैक्टिस कर रखी हो। वहां गलती नहीं होगी, यकीन मानना मेरा, गलती होते ही जब एहसास हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने किया था तो तब के तो मुझे आइडिया लगा कहीं गड़बड़ हो गई है, जो mg/2k लिख दिया था, क्योंकि ये वाली मुझे लिख दिया कि ये वाली वैल्यू तो क्या आ रही है, ये वाली वैल्यू तो कम आ रही है उससे। इसी तरह से जब एक ही मेथड से बार बार क्वेश्चंस करते हो ना बेटा, तो उससे क्या होगा, आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है, कॉन्फिडेंस आएगा, एग्जाम में कहीं कोई गड़बड़ के चांस नहीं रहेंगे। स्टिक टू ए सिंगल मेथड, एक मेथड से, है ना, वरना फिर रहेगा यार यहाँ पे ये लगा दिया, यहाँ पे ये लगा दिया, यहाँ पे ये लगा दिया, गड़बड़ हो जाएगी फिर तो उससे। अगर सिर्फ वर्क डन से काम चल जाता तो आप सोचो कि पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को तो ना पढ़ाने की जरूरत थी, ना ये सब करने की आवश्यकता थी। आई कुछ बात समझ? क्लियर हो गया? ये सवाल क्लियर है सबको? देखो जरा अब आगे। तो आप इस पर जो क्वेश्चन है, इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है, वो आप क्या कर सकते हो, आप अपने लेवल पे बड़े आराम से ट्राई कर सकते हो। और क्वेश्चंस कर लेंगे, आप कर लेना, उसमें जो डाउट आए वो फिर पूछते रहना, फिर कर लेंगे उस क्वेश्चंस को, ठीक है। एक इसमें ना इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि एक स्प्रिंग है, ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर इलोंगेटेड है, उसको 5 सेंटीमीटर और इलोंगेट करना है, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा? अरे कर सकते हो, लो कर लो, एक सवाल ये लो। लेट अस टेक ए क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन भी बिल्कुल, क्या जो मैंने आपको स्ट्रिंग हैंगिंग वाले जो क्वेश्चंस करवाए थे उनको करने में कोई दिक्कत हो सकती है क्या? अरे वो कर सकते हो क्या? चलो देखो अभी करेंगे, उनको भी करते हैं, एक और क्वेश्चन उस पर कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। मैं क्या क्वेश्चन करवा रहा था? अच्छा ओके भैया, वो कह रहा है कि एक स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग इज
स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड 5 सेंटीमीटर, हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क, के की वैल्यू मान लो बेटा, के की वैल्यू आपको दे रखी है, लेट अस से के की वैल्यू मान लो 10 न्यूटन पर मीटर, नहीं 100 मान लो यार, 1000 मान लो, के की वैल्यू 1000 न्यूटन पर मीटर, हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क डन in stretching it 5 सेंटीमीटर मोर, और 5 सेंटीमीटर अगर स्ट्रेच कर दिया जाए तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको करना पड़ेगा, ये बताना है आपको। बताओ, कर सकते हो क्या? क्या जो अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है क्या? जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है वही आपका क्या आएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। आप कहोगे सर आपने डायरेक्टली कैसे लिख दिया? अरे प्रैक्टिस से लिख दिया। मैं ये बात जानता हूँ, यहाँ कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्या? क्या यहाँ पे कोई सूडो फोर्स है क्या? कंजर्वेटिव फोर्स है क्या? बिल्कुल कंजर्वेटिव फोर्स है। और एक्सटर्नल फोर्स है क्या? एक्सटर्नल फोर्स है क्या? तो फिर वर्क डन कौन करेगा? अरे भाई फिर वर्क डन कौन करेगा अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है? तो एक्सटर्नल फोर्स तो होगी, उसी का तो वर्क डन पूछा, फिर वर्क डन के स्प्रिंग अपने आप करेगी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव तो क्या होता है, माइनस डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाई, और भैया स्लो स्टेप्स में लेके जा रहे हैं, डेल्टा के बराबर 0। उसने कोई एनर्जी का, कोई वेलोसिटी का जिक्र नहीं किया, सो इट मींस डेल्टा के इज 0। तो क्या यहाँ से जो मैंने बात लिखी थी पहले, क्या वो सही है अब कि सर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ यू? जो भी अमाउंट, जो भी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा आपको एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि वही अमाउंट ऑफ वर्क डन उसकी एनर्जी में स्टोर हुआ था और वही वापस आ जाएगा आपके पास। तो ये हो गया भैया। ये क्या आएगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। क्या यहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रोल है? क्योंकि वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही ट्रेवल कर रहा है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में आप देखो स्प्रिंग एनर्जी आएगी सिर्फ हाफ ऑफ के की वैल्यू क्या लिख दो बेटा 1000, क्या वो तो दोनों में सेम ही आने वाला है। अरे यार ये क्या आएगा, हाफ ऑफ के एक्स एफ का स्क्वायर माइनस एक्स आई, तुम यार क्या हाफ ऑफ के एक्स एफ का स्क्वायर लिख दिया जाए और ये हाफ ऑफ के एक्स आई का स्क्वायर लिख दिया जाए? बोलो के की वैल्यू कितनी है 1000, वो मैंने कॉमन ले लिया। भैया मुझे आप ये बताइए कि फाइनल जो इसमें इलोंगेशन है उसकी वैल्यू क्या है? क्या वैल्यू लिखूं मैं इसमें 10? अरे क्या 10 लिख दी जाए? बिल्कुल गलत हो सब लोग, 10/100 लिखी जानी चाहिए, वो सेंटीमीटर में है। और ये x आप कहोगे सर आपने तो 5 ही चलाया, अरे 5 चलाया, लेकिन इसमें इस फॉर्मूले के अंदर x कहाँ से मेजर करते हो? x आप कहाँ से मेजर करते हो? जो नेचुरल लेंथ है उससे। नेचुरल लेंथ से कितना चल गया 10, और पहले कितना चला हुआ था 5, और ये सेंटीमीटर में भैया, उसको मीटर में बदल लेना। सो दिस इज हाफ ऑफ, तो ये हाफ ऑफ, तो ये तो 500 आ गया, ये कितना आ गया 1/100 आ गया, माइनस ये इसको ऐसे कर लेते हैं ना, 10 का स्क्वायर 100, 100/100 का स्क्वायर माइनस 25/100 इंटू 100, 500 इंटू 100 माइनस 25 75, आई थिंक 15/4 जूल आंसर आ गया आपका, 15/4 जूल। इस कैटेगरी का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, आपका आया भी हुआ है कि स्प्रिंग ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, उसको कुछ और स्ट्रेस्ड कर दिया जाए और खींच दिया जाए, इस अमाउंट से खींच दिया जाए, तो
तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकते हैं। क्या आप इस तरह का सवाल कर लोगे क्या? बोलो। क्या वो चेन वाले सवाल और करवाने की आवश्यकता है क्या? चलो एक क्वेश्चन कर लो चेन वाला और। चेन वाला क्वेश्चन और कर लो चलो। ये चेन है बेटा, इस चेन की टोटल लेंथ L है और इसका टोटल मास कितना है M। हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चेन इज हैंगिंग। इस चेन का आधा पार्ट क्या कर रहा है? हैंग कर रहा है, आधी लेंथ हैंग कर रही है। यू हैव टू फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन इन पुलिंग द half of the length of hanging chain or hanging part of the chain। जो हैंगिंग पार्ट है, जो पार्ट आपका क्या कर रहा है? हैंग कर रहा है, उस आधे पार्ट को भी, उसका पूरा नहीं खींचना है, उस पार्ट का, उसका भी आधा हिस्सा खींचना है आपको बताने कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। बेटा क्या अमाउंट ऑफ वर्क डन बराबर डेल्टा यू होगा क्या? अरे जो भी आपको अभी जो जैसा हमने पिछले केस में किया, जो भी वर्क डन आएगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाई फोर्स या वर्क डन सिंपल। देखो बेटा, अगर मैं फाइनल बात करूं तो फाइनल बेटा आप इस चेन को कितना लेंथ हैंग करेगी फाइनली? क्या L/4 ही हैंग करेगी क्या? अरे भैया L/2 था, इसका आधा ऊपर खींचा है तो L/2 का आधा कितना हुआ? L/4 हैंग कर लिया और बाकी की जो पार्ट है वो तो आपने रेस्ट करवा दिया उस पर। L/4 का मास कितना होगा? M/4। लीनियर चेन है तो यही होगा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखो बेटा? बोलो मास। अच्छा एक बात और देखना, ये पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी? नेगेटिव। मास m कितना है? M/4 इंटू जी। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा जाना चाहिए? क्या L/4 लिख दूं क्या? L/8। अरे क्या लिखा जाएगा? L/8। हैंगिंग पार्ट का क्या ढूंढना है? ज्योमेट्रिकल सेंटर, वो कहाँ होगा? हाफ। तो L/4 का हाफ L/8 माइनस ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, वो भी नेगेटिव में आएगी। इनिशियली कितना मास हैंग कर रहा है बेटा? L/2 का मास कितना हो गया? M/2 इंटू जी, और L/2 का हाफ कहाँ मिलेगा? L/4। W इज इक्वल टू बेटा ये कितना आ गया आपका? mgL/32 जमा 4 दून, ये तो 8 ही आया, जमा mgL/8 और W इज इक्वल टू 32 LCM माइनस mgL जमा 4 mgL एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3/32 mgL। क्या यही आंसर बताया था मिस्टर विनीत आपने? ठीक है बेटा, ये 3 रहने के चक्कर का ही तो खेल है सारा यार, है ना। 4 ऑप्शन में अगर गलत मार्क करते तो कोई ना कोई चीज रह जाती है, तभी तो होता है। क्या गलती की थी विनीत? बस तो कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने? कोई फॉर्मूला है? तो फिर ये आंसर गलत कैसे आया उस फॉर्मूले से? चलो कोई बात नहीं, मैं कितना समझाऊंगा।
मतलब मुझे समझ में कितने फॉर्मूले याद करोगे, मतलब हर सवाल का रिजल्ट याद रखोगे क्या यार? मुझे लगता है प्रैक्टिस हो जाए तो उसके, अगर मुझे आपको समझाना नहीं पड़े तो एक ही लाइन का क्वेश्चन है ये। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो एक ही लाइन का क्वेश्चन है, आपको सीधा क्या देखना था, जरा देखना कि अगर मेरी प्रैक्टिस है तो मैं इस सवाल को कैसे करता कि सर फाइनली -m/4l/4 इंटू जी माइनस, अब इनिशियल भी सर नेगेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। अब इस वाले पार्ट का m/2 इंटू l बाई, सर इसका हाफ लेना पड़ेगा, आंसर आ गया। क्या मैंने कोई फॉर्मूला याद किया? हाँ बिल्कुल फॉर्मूला याद किया। कौन सा? सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद किया, किसका? कॉन्टिन्यूअस रोड का या चेन का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, और कोई फॉर्मूला याद नहीं किया। क्या मैंने अब तक और कोई फॉर्मूला याद करवाया? क्या मैं सारे सवाल कर सकता हूँ उससे? कर लिया नोट? फिजिक्स में यकीन मानिए कोई शॉर्टकट नहीं है, वो सिर्फ रिजल्ट्स हैं जो पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करके आए हैं, और आप फिर उसमें चाहिए पूरी एक क्लास लगा दूं इस चेन का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला डिराइव करके, और मैं पूरी एक क्लास उस पर 20 क्वेश्चन सॉल्व करता रहता हूं, तुम्हें मजा आता रहेगा, सीधा फॉर्मूला रखो सॉल्व करते रहो। लेकिन क्या 1 साल बाद वो फॉर्मूला याद रहेगा? इतने सारे फॉर्मूलों में से नहीं रहेगा याद। अब आप अपनी पावर को पहचानिए विद द हेल्प ऑफ पावर, है ना? द नेक्स्ट टॉपिक इज पावर। द नेक्स्ट टॉपिक इज पावर। It is defined as rate of change of amount of work done per unit time amount of work done. It means P is equal to W by T। बेटा अगर आपने ऐसे लिखा है, या फिर आप इसको ऐसे लिखो W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई डेल्टा T, इसको हम कहते हैं कि ये कैसी पावर है? ये एवरेज पावर है। ये कैसी पावर है? ये एवरेज पावर है। अगर आपको इंस्टेंटेनियस पावर लिखनी है, इंस्टेंटेनियस पावर को कैसे लिखोगे? dW बाई dt, ऐसे लिख सकते हो आप। और बढ़िया है कि हम इसी फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस का डिराइव कर सकते हैं। W को आप क्या लिखते हो बेटा? F.x। F कांस्टेंट अगर है, F अगर कांस्टेंट है बेटा, तो उस केस में क्या हो जाएगा? F बाहर, F डॉट डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी। दिस इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ पावर। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज डिफाइंड एज पावर। क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, इट इज ए कैसी क्वांटिटी? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगी बेटा? ये स्केलर क्वांटिटी। और भैया इसकी एसआई यूनिट लिख सकते हो क्या? इट्स एसआई यूनिट इज, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकेंड, और द मोर कन्वीनियंट इज व्हाट? डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। इट्स एसआई यूनिट इज जूल पर सेकेंड और वॉट। एक और यूनिट है इसकी प्रैक्टिकल यूनिट, दैट इज 1 हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होगा? 746 वाट।
इसको ऐसे भी लिख देते हैं 1 HP इज इक्वल टू 746। घरों में कभी होता है ना कि कोई मोटर खरीदनी हो जो पानी लिफ्ट वगैरह करने के लिए, तो पूछते हैं ना कि कितने हॉर्स पावर की मोटर चाहिए आपको, वो यही है, यही है ये। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर F.V और ये आपका कैसा हो गया, एवरेज पावर। क्या हो गया ये आपका एवरेज पावर। इसमें एक चीज और आती है, दैट इज एफिशिएंसी। दैट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बड़ा सिंपल सा फंडा है, क्या, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। एफिशिएंसी मतलब क्षमता, कि आपने कितनी एनर्जी किसी सिस्टम को दी और उसने उस पर कितना यूजफुल उसको आपको रिटर्न दिया, कितना यूजफुल वर्क डन कर दिया। परसेंटेज में अगर निकालना हो तो इसी को क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। इसी को 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस पर क्वेश्चन करते हैं। ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा, इसके 3 पार्ट मैं करूंगा, तीनों ही पार्ट आपको किसी न किसी एग्जाम में आए हुए मिलेंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है कि कोई एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m, इसका मास क्या है, m, ए कांस्टेंट पावर p, इस पर क्या लग रहा है, एक कांस्टेंट पावर p इज डिलीवर्ड टू दिस पार्टिकल। लिख लो आप, सही साथ में लिखना चाहो तो, ए कांस्टेंट पावर p इज डिलीवर्ड टू ए पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M, टू ए पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M। इसमें बेटा सबसे पहला पार्ट, वेलोसिटी और टाइम के बीच क्या रिलेशन होगा, या ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस केस में हाउ वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। देखो जरा, सबसे पहला पार्ट, आपको बेटा पावर कांस्टेंट दे रखी है, पावर क्या दे रखी है, कांस्टेंट, और वो p के बराबर ही दे रखी है। भैया पावर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या पावर का फॉर्मूला FV। क्वेश्चन में ये भी दे रखा था कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x एक्सिस, ये भी लिख लेना। लिख लो एक लाइन और, इनिशियली पार्टिकल इज एट x बराबर 0, इनिशियली पार्टिकल इज एट x बराबर 0 एंड इट इज मूविंग अलोंग x एक्सिस, एंड इट इज मूविंग अलोंग x एक्सिस। ये दे रखा है सवाल में आपको, और वो रेस्ट पर भी था इनिशियली, एंड इनिशियली एट रेस्ट ऑल्सो, एंड इनिशियली एट रेस्ट ऑल्सो। देखो अब कहने में ये वर्क एनर्जी में आ गया है सवाल, बट अगर ध्यान से देखो तो इसका वर्क एनर्जी से, इस फॉर्मूले को अगर छोड़ दो तो वर्क एनर्जी चैप्टर का कोई रोल नहीं है। इट्स सिंपली ए क्वेश्चन ऑफ, इट इज सिंपली ए क्वेश्चन ऑफ काइनेमेटिक्स। किसका क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स। ये रिलेशन आपको दे रखा है, P बराबर FV। सोचो कि आपने पावर नहीं भी पढ़ा होता तो मैं ये लिख देता आपको कि F इंटू V बराबर कुछ P, आप V और T के बीच में रिलेशन निकालिए। तो काइनेमेटिक्स का सवाल था, कैसे करते, देखो P बराबर, फोर्स को बेटा कैसे लिखा जा सकता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो इस A को तो इधर लेकर के आओ, सॉरी M को, ये बन गया P डिवाइडेड बाई M। मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मुझे V और T के बीच में कोई रिलेशन मिल सकता है, बताओ आप। क्या मैं A को dV बाई dt लिख सकता हूं क्या, तो ये तो भाई यहाँ पे परेशान कौन कर रहा है आपको, एक्सेलरेशन मुझे चाहिए ही नहीं, तो हटा दो, नहीं चाहिए तो एक्सेलरेशन को क्या रिप्लेस करूं, dV बाई dt इंटू V बराबर P बाई M। नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट V dV इज इक्वल टू P बाई M dt। क्या दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया जाए, t0 पे पार्टिकल रेस्ट पे है और किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी क्या मान लीजिए, v। द इंटीग्रेशन ऑफ v dv इज नथिंग, इट इज v स्क्वायर बाई 2, 0 से v बराबर
पी बाई एम और डी टी का इंटीग्रेशन टी और लिमिट वगैरह लगा दिया तो ये आ गया। यहां से आपके पास आया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2p बाई एम इंटू टी और v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2p बाई एम और t की पावर 1/2। v और t के बीच में एग्जैक्ट रिलेशन तो ये आ रहा है, p कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है। अगर प्रोपोर्शनलिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t रेज टू द पावर 1/2। कोई मुझे बता सकता है कि सर आपने यहाँ तो रूट लगा दिया है, यहाँ पे पावर 1/2 कर दी, ये अलग अलग क्यों किया? रूट से, वाह वेरी गुड। अरे टी की पावर 1/2 यार, रूट टी एक ही बात नहीं है क्या यार? वही है, बट ये सारा कॉन्सेप्ट है, इसको अलग से लिखने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल दिया। बात तो एक है, पूरे के ऊपर रूट ही यही है। अरे ठीक है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया? t रेज टू द पावर 1/2। आपको ये बात समझ में आ गया क्या? ये सवाल समझ में आ गया क्या? अब दूसरा सवाल, यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड t। x और t के बीच में रिलेशन बताना है, x और t के बीच में रिलेशन बताना है। कैसे बताओगे x और t के बीच में रिलेशन? क्या आपके पास v और t के बीच में रिलेशन है क्या? v और t के बीच में रिलेशन है। x और t का रिलेशन चाहिए, क्या कर देना चाहिए? v बराबर dx बाई dt। हो गया, सवाल में कुछ नहीं बचा। v इज इक्वल टू वॉट? dx बाई dt इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2p बाई m t रेज टू द पावर 1/2। dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2p बाई एम टी रेज टू द पावर 1/2 dt। दोनों साइड क्या कर दिया जाए? इंटीग्रेट। t बराबर 0 पे ये और t बराबर t पर x। तो रिया मुझे आप एक बात बताओ, ये इसको ये कैसे, कौन से मेथड से इसको इंटीग्रेट करो? अब ये भी आ गया और ये भी आ गया है। अरे ये तो कांस्टेंट है, हटाना नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं? इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले आओ। हटाने का मतलब तो ये लो हटा दिया। x इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 2p बाई एम इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू द पावर 1/2 dt 0 से t। अब ये t का पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए? कोई फार्मूला है क्या आपको इंटीग्रेट करने का? इसका x की पावर n को इंटीग्रेट करने का फार्मूला जानते हैं क्या सब लोग? अरे बोलो, x की पावर n को इंटीग्रेट करने का फार्मूला क्या है? x की पावर n+1 अपॉन n+1 अंडर रूट ऑफ 2p अपॉन m, और इसको इंटीग्रेट करो। एक पावर इसमें जुड़ेगी तो क्या बन गया? 3/2 अपॉन 3/2, तो ये आ गया 2/3 अंडर रूट ऑफ 2p बाई एम टी रेज टू द पावर 3/2। x इज प्रोपोर्शनल टू t रेज टू द पावर 3/2। अगर कांस्टेंट पावर डिलीवर हो रही है तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t रेज टू द पावर 1/2 और रूट ऑफ t। x और t में रिलेशन क्या आया? x इज प्रोपोर्शनल टू t रेज टू द पावर 3/2। क्या आपको यहां तक समझ में आया? क्या नहीं आया बताओ? ये यहां से शुरू से? ओहो, चलो दोबारा से देखो। क्वेश्चन में दे रखा था कि पावर कांस्टेंट है, कांस्टेंट पावर इज डिलीवर्ड बाय ए मशीन टू ए, जो भी है, कोई पार्टिकल वगैरह जो भी था, और फिर आपको क्या कहा कि पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पर है। अब आपको बताना है कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी करेगी, हाउ वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी। बस कुल मिला के ये मुझे पता है कि पावर कांस्टेंट है। पावर का फॉर्मूला अभी हमने लिखा, वो क्या लिखा है बेटा? P बराबर F इंटू वी। अरे P बराबर F इंटू वी, वेरी गुड, F इंटू वी लिख दिया। F को क्या लिख दिया आपने? M इंटू ए, M इंटू ए लिख दिया।
अब आपको यहाँ से डिसाइडिंग है कि यहाँ से मुझे आगे चलना कैसे है। मुझे v और t के बीच में रिलेशन चाहिए। v तो चाहिए तो v को तो रखा रहने दो, a नहीं चाहिए। a को कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे कि वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन आ जाए। हाँ, a बराबर क्या, dv बाई dt। a बराबर क्या लिख दिया, dv बाई dt। अब v भी इधर है, ये dv है, तो इसको तो ऐसे रहने तो वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं और dt को उधर भेज दिया। v का इंटीग्रेशन क्या आया, v स्क्वायर बाई 2 p बाई m, और dt का इंटीग्रेशन t आ गया। ये सब पार्ट जानते हो सोल्व करना। अरे ये सब कर सकते हो क्या, गुणा भाग ये सारा। तो यहां से क्या आ गया, v इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1/2। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि आपको x और t के बीच में रिलेशन चाहिए। v और t के बीच में रिलेशन आ गया है, तो क्या ये मुश्किल काम है क्या। v और t के बीच में रिलेशन है तो v को क्या लिख दिया जाए, dx बाई dt। जब आप उसको dx बाई dt लिखोगे, dx है और dt को उधर भेज दो। फिर से वही काम, इसको क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेट करने के बाद इसको सॉल्व कर लो यार। लेकिन अभी इसमें एक और थर्ड पार्ट और इम्पॉर्टेंट है। वो थर्ड पार्ट क्या है, वो कहता है कि जी हमें एक रिलेशन चाहिए, v और x में बना लेते हैं। तीसरा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v एंड x। इधर से नोट कर लिया क्या सबने। तो आप देखो, आपने अभी तो एक फॉर्मूला लिखा है कि सर f इंटू a बराबर क्या है, ये p के बराबर है। f को क्या लिख दिया जाए, अरे ये सॉरी, f इंटू वी लिखा था और f को क्या लिख दिया जाए, m इंटू a p, और बेटा ये क्या लिख दो, a इंटू वी बराबर p डिवाइडेड बाय m। मुझे रिलेशन चाहिए v और x के बीच में। v तो है, a का क्या करूं, क्या कुछ ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या a के साथ जिससे कि x और v की कहानी बने। a इज इक्वल टू v dv बाई dx, v dv बाई dx, ये तो a को रिप्लेस कर दिया, ये v है p डिवाइडेड बाय m। बेटा v स्क्वायर dv इज इक्वल टू p बाई m dx, और दोनों साइड इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट। x बराबर 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0, किसी भी टाइम x पर पार्टिकल की वेलोसिटी v। क्या आप यह इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर सकते हो क्या। v स्क्वायर का इंटीग्रेशन v क्यूब बाई 3, 0 से v इज इक्वल टू p बाई m, और dx का इंटीग्रेशन x, v क्यूब इज इक्वल टू 3p बाई m इंटू x, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v क्यूब, और यू कैन से v इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/3। तीनों ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट। इसी तरह का मोस्ट ऑफ द पावर पे जो क्वेश्चन आता है वो इस कैटेगरी का क्वेश्चन आता है, पावर वाला क्वेश्चन आता है। एक इसमें एक और क्वेश्चन आएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी कि वो वाटर को लिफ्ट कर रहे हैं, इस तरह वाला क्वेश्चन। दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ये जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं उन सबको आप दोबारा से करें, अच्छे से करें, ठीक है। थैंक यू।